नमस्कार भाई सभी को, एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। देखिए आज की क्लास में जो हमें बात करनी है वो बात करनी है आरबीआई के बारे में। आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है। आरबीआई बहुत सारे वर्क करता है लेकिन बहुत सारे फंक्शंस जो आरबीआई नहीं भी करता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को मिक्स कर देता है और उस ऑप्शंस के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से फंक्शंस आरबीआई के, कौन कौन से फंक्शंस आरबीआई के होंगे और कौन से आरबीआई के नहीं है, यानी सरकार के होंगे या बैंकों के वो फंक्शंस हो सकते हैं। तो चलिए एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर शुरुआत करें क्लास की। चलिए नमस्कार भाई सभी को, राम राम, वालेकुम अस्सलाम। एक बार कमेंट कर दें। श्वेता प्रजापति, चलिए भाई बिल्कुल। सौरभ, सुमेंद्र, नरुला, चलिए भाई बहुत बढ़िया। एक बार यस थैंक यू। आगे बढ़ते हैं भाई, पहली शुरुआत करते हैं। क्या है हमारी बात आज की? देखो एक तो ये जानेंगे कि आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ, आरबीआई को बनाने के लिए किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, आरबीआई सरकारी कब बना है, आरबीआई में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्पेशली आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज का हमारा जो टाइटल, जो टॉपिक रहेगा दैट इज आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आरबीआई। देखो पहले मेरी बात ध्यान से समझना, फिर मैं आपको एक एक करके बात सारी और बताता हुआ चलूंगा। देखो आरबीआई के बनने से पहले भी इंडिया में बहुत सारे बैंक हुआ करते थे, क्योंकि बैंकों की शुरुआत इंडिया में सन 1770 में जो है वो हो गई थी, जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले इंडिया में बना था। लेकिन तब तक आरबीआई नहीं था देश में। आरबीआई से पहले एक और बैंक काम करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो उस समय तक हेड बैंक ऑफ सभी बैंकों का था वो, लेकिन बाद में उसको एसबीआई बना दिया गया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था बाद में उसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। तो यहां पर बात यह है एक्चुअल में कि 1934 के अंदर एक कानून पास किया गया था, एक एक्ट पास किया गया था, और उस एक्ट में जो था वो आरबीआई को स्थापित करने की बात कही गई थी। लेकिन आरबीआई को बनाने के लिए किसने कहा था, अगर ये पूछा जाए तो इसकी शुरुआत 1926 में होती है। 1926 में एक कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष थे जॉन हिल्टन। इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, जॉन हिल्टन कमीशन भी कहते हैं। ये वो कमेटी थी जिसने उस समय कहा था 1926 में कि हमें एक नया बैंक आरबीआई के रूप में स्टैब्लिश करना चाहिए, जो सारे बैंकों का हेड और सेंट्रल बैंक होगा, एपेक्स यानी कि सर्वोच्च बैंक होगा। तो पहली बात याद रखना, और साथ में चाहे तो नोट भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो पहली इंफॉर्मेशन ये 1926 जॉन हिल्टन, क्योंकि आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में, नाम देखो इनका यही रहेगा, जॉन हिल्टन या रॉयल कमीशन, या कमेटी भी कह सकते हैं, रॉयल कमीशन रिकमेंडेड टू सेटअप आरबीआई। पहली बात याद रखेंगे क्या है, मैंने आपसे कहा 1926 में आरबीआई बनाने की सिफारिश, अब यहां पर आप इंग्लिश या हिंदी में नाम लिख सकते हो, किसने की थी, रॉयल या जॉन हिल्टन कमीशन, हिल्टन या रॉयल कमीशन ने की। ठीक है, पहली बात याद रहेगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा इस बात को 26 में कहा गया था, लेकिन 1934 में 1934 में देखो इसके लिए एक्ट पास किया गया, इसके लिए कानून पास किया गया। और जब इसके लिए एक्ट पास किया गया 1934 के अंदर, तो याद रखना तब इसने ये वर्क करना, फंक्शन जो करना है वो शुरू किया इसमें। ठीक है, तो इसे बनाने का जो एक्ट लाया गया वो 1934 में पास किया गया। उस समय एक्चुअल में इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था एक व्यक्ति ने, ऑसबॉर्न स्मिथ। तो अगर ये पूछे आरबीआई एक्ट कब आया है, तो याद रखना आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ था, या इनेक्टेड होना भी कहते हैं, तो जब भी लिखा जाएगा एक्ट तो 34। उसके बाद याद रखना 1935 में, उसके बाद 1935 में फिर आरबीआई को बनाया गया है, आरबीआई की स्थापना की गई है 1935 के अंदर, याद रखो 1 अप्रैल को। और उस समय कलकत्ता में बनाया गया था, मुंबई में इसका हेड ऑफिस नहीं था, बाद में मुंबई में शिफ्ट हुआ है। दोनों बातें बताऊंगा, पहले याद रखना। तो अगर पूछे कि आरबीआई की स्थापना, आरबीआई फॉर्म्ड हुआ है, सेटअप हुआ है कब, यानी स्थापना, तो यहां पर आपको याद रखना आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई है। अच्छा, कहां पर हुई है मैंने बताया, उस समय कलकत्ता में हुई है, कोलकाता में हुई है, बंगाल में। और यह भी याद रखना उस समय आरबीआई के पास जो पैसा, जो पूंजी थी वो कितनी थी, यानी आरबीआई को बनाने में जो पैसे की नीड थी उस समय वो कितनी थी, 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ पूंजी के साथ कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है, याद रहेगी बात। अच्छा, अब मैंने कहा फिर आप कहेंगे जी हेड ऑफिस तो कलकत्ता में था, अब तो मुंबई में आता है, वो कब हुआ? देखो सिर्फ 2 ही साल ऐसे हुए थे, 2 ही वर्ष गुजरे थे, जो आरबीआई के नए गवर्नर बने, उन्होंने क्या करा, आरबीआई का जो हेड ऑफिस है ना भाई, उसको कलकत्ता की जगह मुंबई शिफ्ट कर दिया था। बात समझ रहे हो ना मेरी? सारी बात, बहुत फैक्ट बातें बता रहा हूं, एक एक करके बात समझ में आएगी। तो आरबीआई जो है, आरबीआई का जो हेड ऑफिस है, पूरा लिख देता हूं मैं, हेड ऑफिस जो शिफ्ट हुआ है, इतनी हिंदी और इंग्लिश समझ रहे होंगे ना आप, साथ साथ बना भी रहे होंगे। तो आरबीआई मुख्यालय शिफ्ट हुआ है फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, कोलकाता से मुंबई इन 1937। कब हुआ है? 1937 से 2 वर्ष के बाद ही। तो आप चाहे तो हिंदी भी लिख सकते हैं, आरबीआई का मुख्यालय 1937 में मुंबई शिफ्ट हुआ, या कलकत्ता से मुंबई हुआ, इसे शिफ्ट किया गया था। अच्छा, जब तक आरबीआई जो बना है ना, देखो आजादी से पहले क्योंकि बना था,
तो आरबीआई हमारी भारत सरकार का नहीं था, आज भारत सरकार का है। आज पूरी तरीके से भारत सरकार के नियंत्रण में काम करेगा, यानी कि नियंत्रण का मतलब ये भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके लिए डिसीजन तो इंडिपेंडेंटली लेता है बेसिकली। तो अगर ये सवाल, और मुझे लगता है ना ये सवाल पूरे आरबीआई चैप्टर का ना सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बात समझ रहे हो जतिन भाई? बिल्कुल सर, आरबीआई ने पाकिस्तान के लिए भी कार्य किया है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सवाल ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में मेरे भाई, देखो मैं इसलिए कह रहा हूं ना, है ना। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा। तो 1937 में शिफ्ट हुआ, मैं आपको बताऊंगा आगे ना, बिल्कुल अभी रुक जाइए। तो आरबीआई जो नेशनलाइज्ड हुआ है, मतलब आरबीआई को सरकारी बनाया गया है। अब जानते हैं राष्ट्रीयकरण जब वर्ड यूज होता है तो सरकारी के लिए होता है, का राष्ट्रीयकरण हुआ है, सरकारी बनाया गया है। और ये राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी बनाना, ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को ऐसा हुआ था, 1 जनवरी। उससे पहले तक ये बहुत सारे शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट था इसमें, लेकिन बाद में सरकार ने सभी का इन्वेस्टमेंट वापस कर दिया कि भाई किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं चलेगा इसमें सिवाय भारत सरकार के। अब ये राष्ट्रीयकृत हो गया है, अब ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया है। तो जो बात आपने पूछी जतिन भाई, अभी देखो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल शांत रहिए, शांत। अब इतना टाइम हो चुका है साथ में, आपको पता है भाई सारी बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, खुद ही पूछने की जरूरत नहीं है। लास्ट में सवाल भी कराता हूं हर बार की तरह, और वो सवाल से आपको और कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसे सवाल हमारे प्रीवियस ईयर में पूछेगा, और इसी तरह के सवाल अगर आएगा तो कोई समस्या नहीं होगी हमें। अब यहां पर बात यह कि देखो, जब 1947 तक हम देखते हैं टिल 1947, तो 1947 तक हमें ये बात मिलती है, क्योंकि आरबीआई तो 35 में बन चुका था, लेकिन तब भी इसका एक ऑफिस जो है ना वो रंगून में, यंगून या रंगून, जो म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी पहले, वहां पर था। और ये आजादी के बाद बंद किया हमने, यानी उस समय तक इसने किसके लिए काम करा है? म्यांमार के लिए भी काम किया है, इसकी एक ब्रांच वहां भी हुआ करती थी। तो आरबीआई वर्क फॉर, ये तो समझ जाओगे, आरबीआई ने कार्य किया है फॉर म्यांमार। तो 1947 तक आरबीआई ने म्यांमार के लिए भी काम किया है, या इसकी जगह आपको बर्मा भी मिल सकता है, क्योंकि पहले जो इसका नाम था वो बर्मा था, म्यांमार का, है ना। और 1948 तक, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है और पाकिस्तान नया देश बना, तो अगले लगभग 1 वर्ष तक वहां की सारा जो मॉनेटरी थी, यानी वहां की करेंसी थी, वो इंडिया से बनकर जाया करती थी, क्योंकि 1 साल के बाद लगभग पाकिस्तान को उनका अपना सेंट्रल बैंक जो है वो मिला है, जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी आरबीआई ने ही म्यांमार के अलावा पाकिस्तान के लिए भी काम किया है टिल 1948 तक। तो इसलिए मैंने कहा ना आपको एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस इसको नोट करिए और डन का कमेंट करिए। चलिए देखिए भाई, अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो एक और बात समझना। चलिए सभी का डन आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं, पिंकी भी डन है यहां तक, चलिए ठीक है, सोमेंद्र डन है, ठीक है भाई, शेखर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो यहां पाकिस्तान काम कर रहा है, लेकिन कई बार ना ऐसे सवाल आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में बात हुई वो हमने पढ़ी, म्यांमार के बारे में बात हुई वो हमने पढ़ी, 2 बातें हो गई हमारी। अब इसी तरीके से सवाल ये बनेगा, आरबीआई किस प्रकार की बॉडी है, यानी किस प्रकार की संस्था है। अब जब मैं आरबीआई को एक संस्था के रूप में बात करता हूं तो देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए वो पूछेगा कि ये क्वासी जुडिशियल है या नहीं, अब आपको ये पता ही नहीं है क्वासी जुडिशियल कहते हैं किसे, तो आरबीआई को क्या बताएंगे, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो 4 बातें आपको याद करनी है इस बारे में मुख्य तौर पर। आरबीआई जो है, याद रखना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहली बात। क्यों कहोगे ऐसा भाई? आपको ये पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक संस्था है। देखो जब कोई चीज बनती है और उसको बनाने के लिए किसी प्रकार का कानून पास किया गया हो, जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 पास किया गया था, याद है आपको? आरबीआई एक्ट कौन से वर्ष में आया? 1934 में आया। तो ये कैसी बॉडी बन गई? स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे हम कहते हैं ना बहुत सारी संस्थाओं को लेकर ये बात करते हैं, इसका कानून एक्ट पास हुआ, तो एक्ट पास होने पर बनती है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक, अच्छा दूसरी बात, क्या ये संविधान में है या नहीं? तो याद रखना आरबीआई संविधान में नहीं है, संविधान का कोई आर्टिकल, कोई प्रोविजन, कोई शेड्यूल इससे रिलेट नहीं करता है, कोई बात इसमें नहीं की गई, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी संवैधानिक के बारे में पूछे जाए तो आप कहोगे गैर संवैधानिक है, संविधान में इस बारे में कोई बात नहीं की गई। अच्छा, गैर संवैधानिक है, ये संविधान में नहीं आती। अच्छा इसके बाद ये पूछे अगर कि बताओ एडवाइजरी है या नहीं, सलाहकारी है या नहीं, तो आरबीआई बिल्कुल एक सलाहकारी, एडवाइजरी या कंसल्टेटिव बॉडी है। क्योंकि याद रखना आरबीआई जो है वो सरकार को सलाह देने का काम करती है। किसको? एडवाइजरी या कंसल्टेटिव भी लगाते हैं इसके लिए, यानी सलाहकारी या परामर्शवादी। तो आरबीआई के बारे में तो मैं सारी बातें बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा, सलाहकारी भी है ये। क्यों? क्योंकि सरकार को सलाह देती है। ये रेगुलेटरी बॉडी भी है, क्योंकि हमारे देश का पूरा जो बैंकिंग वाला सेगमेंट है, बैंकिंग और फाइनेंशियल वाला सेक्टर है, पूरा का पूरा रेगुलेट करना मतलब चलाना, नियम बनाना, कानून बनाना, प्रोविजन सेट करना, ये सब किसके हैं? आरबीआई के। तो अगर मैं कहूं कि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी भी कही जा सकती है, इसको एक नियामक या संचालक संस्था कहेंगे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को चलाने वाला यही है वो, तो नियामक या संचालक है। इसमें कोई समस्या नहीं है।
अच्छा, अगर मैं यहां कहता हूं कि आरबीआई क्वासी जुडिशियल है, देखो क्वासी कहते हैं अर्धन्यायिक, मतलब जो किसी पर जुर्माना, अब बार बार ये न्यूज सुनेंगे, आरबीआई ने इस बैंक पर नियम का उल्लंघन करने के कारण जुर्माना लगा दिया। अब जिस पर जुर्माना लगा सकते हो उसे क्या कहते हो? जो जुर्माना लगा सकती है यानी संसद को अधिकार है, उसे कहते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो आरबीआई के बारे में अगर यह पूछा जाए कि ये क्वासी जुडिशियल है या नहीं, तो याद रखना इसे अर्धन्यायिक कहते हैं, क्योंकि ये जुर्माना लगा सकती है। तो ये कैसी है? ये अर्धन्यायिक संस्था है। ये एक अर्धन्यायिक है, जुर्माना बिल, मतलब स्टैट्यूटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, एडवाइजरी भी कह सकते हो, रेगुलेटरी भी है और क्वासी जुडिशियल, सब कुछ है। अब सोचो ना, मैं एक भी बात नहीं छोड़ रहा हूं इसके अंदर आपसे, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जहां तक जा सकता है हम वहां तक पहुंचेंगे। अब मैं आपको और बात समझाता हूं, ध्यान से सुनना। तो एक बात तो देखो ये पूछ ली जाती है कई बार इसके बारे में। अच्छा, एक बात ना ये भी आ जाती है, हम देखते हैं कि जैसे आरबीआई है, आपने देखा होगा, आया हुआ सवाल एग्जाम में, आरबीआई में एम्बलम क्या है? मतलब जैसे आरबीआई को देखते हैं तो उसका प्रतीक चिन्ह नजर आता है। जैसे कई भी आरबीआई की मोहर लगती है तो क्या दिखता है? उसमें एक पेड़ छप जाता है और एक टाइगर बना होता है, ये उसका एम्बलम है, प्रतीक चिन्ह है। आरबीआई का म्यूजियम कहां बना है पूछ लेगा, आरबीआई के ऑफिस कहां कहां है ये पूछ लेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं एक एक करके बात। एक सवाल ही आता है आरबीआई का एम्बलम, जो मैंने अभी पूछा आपसे, एम्बलम यानी प्रतीक चिन्ह, एम्बलम यानी कि प्रतीक चिन्ह कहते हैं हिंदी में, ये क्या चीज है? एक सवाल आता है आरबीआई म्यूजियम, म्यूजियम मतलब संग्रहालय। जैसे आरबीआई का इतिहास जानना हो तो उसके बारे में डिटेल संग्रहालय में मिलेगी, जो पुराना वाला हेड ऑफिस था वहां मिलेगी, यानी अब आप मुझे बताओ कहां है। यह एक सवाल मिलेगा जैसे कि जो आरबीआई है हमारे पास, इसका लेखांकन वर्ष, इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है, यानी जब भी कोई डिटेल लिखी जाती है आरबीआई के बारे में, उसका एक साल अर्थ जो होता है ये क्या है। देखो पहले ये अलग था, कुछ यूनिक था, इसलिए एग्जाम में बार बार आता था, अब नहीं आता, लेकिन पता भी होना चाहिए आपको इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है। या कई बार सवाल ऐसे पूछता है आरबीआई के जोनल या लोकल ऑफिस कहां कहां पर है। जैसे आपका हेड ऑफिस तो पता ही है, लेकिन जोनल ऑफिस, हिंदी में भी जोनल ही कहते हैं, ये कहां पर है। या आरबीआई के जो ऑफिस हैं वो रीजनल ऑफिस भी हैं, लेटेस्ट रीजनल ऑफिस हैं, कुछ नए ऑफिस बने हैं आरबीआई के, तो आरबीआई के रीजनल और सब ऑफिस में हिंदी बताता हूं इसकी, जोनल की हिंदी तो जोनल ही है, लेकिन रीजनल एंड सब ऑफिस यानी क्षेत्रीय और उप कार्यालय कितने हैं, कहां पर हैं। क्षेत्रीय व उप कार्यालय कहां पर बने और कितने बने हैं। या इसके अलावा पूछ लेता है जो आरबीआई हमारे पास, इसके अंदर एक स्टाफ कॉलेज भी बना हुआ है, आरबीआई का अपनी एक अकेडमी, एक स्टाफ कॉलेज बना हुआ है, तो आरबीआई स्टाफ कॉलेज कहां पर है। स्टाफ कॉलेज यानी जब कोई भी आरबीआई में रिक्रूट होता है बेसिक तौर पर, तो उसके लिए एक स्टाफ कॉलेज। अब ये जो फैक्ट बातें हैं, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, साफ साफ नोट्स बनाइए। तो अगर प्रतीक चिन्ह पूछता है तो मैं कहूंगा टाइगर एंड पाम ट्री, या टाइगर अंडर पाम ट्री भी बोलते हैं इसे, कि एक पेड़ बना और एक टाइगर बना है। अगर बात संग्रहालय, मैंने कहा पुराना वाला हेड ऑफिस जो कलकत्ता में था वही म्यूजियम बन चुका है। अगर पूछे लेखांकन वर्ष, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, चलो मैंने कहा पहले कुछ और होता था, वो था 1 जुलाई से लेकर 30 जून, इसीलिए एग्जाम में उस समय बहुत आया करता था 1 जुलाई से, आप पहली बार सुने अगर ऐसा तो इसलिए अब 1 अप्रैल से ही है, इसलिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस भी हैं, और वो 4 जोनल ऑफिस कहां हैं? देश के 4 क्षेत्र बड़े बड़े क्या है, दिल्ली में है, मुंबई में है, मुंबई में हेड ऑफिस भी है और जोनल भी है, चेन्नई में और कोलकाता में। ये आरबीआई के जो 4 ऑफिस थे हेड ऑफिस के अलावा, इसे जोनल या लोकल ऑफिस कहते हैं, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा देखो याद रखना आरबीआई जो है हमारा, उसके अंदर बहुत सारे हमारे कुछ रीजनल एंड सब ऑफिस भी हैं, और जो हमारे पास कुल ऑफिस की संख्या वो 33 हो चुकी है। और अगर हम उसमें लेटेस्ट के बारे में बात करें, कुछ अपडेटेड के बारे में बात करें, तो अभी जो लेटेस्ट है, अपडेटेड है उसमें, जैसे जो लेटेस्ट बने हैं उसमें एक कोहिमा में बना है, नागालैंड में आता है कोहिमा, पढ़ते हो इस बारे में, एक कोहिमा में बना है, और एक ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है वहां पर बना है। 31, 32, 33 और अब शायद 34 हो चुका है। एक बार में इसके लिए क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं भाई, क्योंकि जरूरी है जानना कि भाई आरबीआई का रिसेंट जो लेटेस्ट बना है वो कौन से नंबर का है। चलिए इसे डन करिएगा जल्दी से। तो ये नया ऑफिस, नया सब ऑफिस बना है ये। चलिए फिलहाल इसका नंबर चाहे जो भी हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हाँ रिसेंटली ईटानगर गुजरात में जो, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में जो है ये बनाया गया है। एक बार डन करें और कमेंट करें भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले पॉइंट की तरफ। अब मैं आपको बताता हूं, देखो क्या है। अब देखो आरबीआई को जो लोग चलाते हैं ना, आरबीआई का जो डिसीजन लेते हैं, आरबीआई को जो लोग कार्य करते हैं आरबीआई के अंदर, अगर मैं बात करूं कि आरबीआई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, देखो ध्यान से सुनना, मेरी थोड़ी सी बात और समझना।
जब हम ये बात करते हैं ना आरबीआई के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो आरबीआई को चलाने वाले लोग हैं, सरकार में मंत्रिमंडल होता है वो चलाता है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। तो देखो आरबीआई में ना मैक्सिमम 21 लोग होते हैं, 21 मैक्सिमम है। एक गवर्नर भी होगा, 4 डिप्टी गवर्नर भी होंगे, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, और ये मैक्सिमम लोग होंगे 21। अभी बाकी लोगों के बारे में तो डिटेल नहीं पूछता एग्जामिनर, पर हाँ गवर्नर डिप्टी गवर्नर पूछता है। तो एज जो होगी गवर्नर डिप्टी गवर्नर की वो बताई नहीं गई है, किसी भी एज का व्यक्ति बन सकता है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। राष्ट्रपति में 35 साल होता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। क्वालिफिकेशन की कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया, योग्यता के बारे में नहीं लिखा गया कहीं। कार्यकाल कितना होगा यह भी कहीं नहीं बताया गया है। अभी जो पिछले गवर्नर रहे शक्तिकांता दास, वो लगभग 7 ईयर रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं कह सकते 5 साल होगा, 6 साल होगा, कितना भी हो सकता है। अपॉइंटमेंट करेगी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के अंदर एक कैबिनेट कमेटी रहती है, वो फाइनली इसको पास करती है। तो अब यहां पर जो आरबीआई के गवर्नर या डिप्टी गवर्नर है, याद रखना मैंने कहा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं है। अब यहां पर जो टोटल गवर्नर हमारे बने हैं आज तक वो 26 हो चुके हैं। अभी आपको पता है कौन है आरबीआई का गवर्नर? कमेंट करके बताओ जल्दी से मुझे, आरबीआई का लेटेस्ट गवर्नर कौन है? मोहित सर, सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ ऐसे भी जिनको नहीं आता है, मैं कहता हूं ना पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सब आएगा, और जो बताया जाएगा उसके बाहर नहीं जाएगा। देखो अभी है संजय मल्होत्रा, 26 में है वो, वर्तमान में 2024 में बने थे। तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर है, याद रखना, फाउंडर ऑफ आरबीआई भी कहते हैं जिन्हें, पहला गवर्नर भी कहते हैं, फाउंडर भी कहते हैं, वो है ऑसबॉर्न स्मिथ, जो 35 से 37 के 2 वर्ष रहे थे, बस उसके बाद नहीं। यहां क्योंकि मैंने कहा 26 है, सारे तो नहीं आ सकते एग्जाम में ना भाई, 2-4 याद कर लो अच्छे अच्छे, बस बहुत है इतना। आरबीआई के तीसरे गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के तीसरे गवर्नर, और जो पहले इंडियन भी थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कि जो तीसरे गवर्नर थे, याद रखना, वो पहले भारतीय, इतना तो समझ पा रहे हो ना भाई, पहले भारतीय भी थे। और ये बार बार आने वाला सवाल है, एक राष्ट्रीयकरण वाला और एक ये वाला, कि पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, 43 से लेकर 49 तक आजादी के समय देश में आरबीआई का गवर्नर यही थे, राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई में यही गवर्नर थे, याद रखना। ये हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर मैं बात करूं आरबीआई के चौथे गवर्नर कौन थे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समय रहे थे, अब देखो इनका समय लगभग 7 साल से 8 साल के बीच में आ रहा है, तो ये कहना कि 5 साल के लिए अधिकतम होता है तो प्रूफ ही नहीं हो रहा। फिर लॉन्गेस्ट टेन्योर जो रहता है वो हमेशा आरबीआई गवर्नर में अब तक जो रहा है वो बेनेगल रामा राव, ये नाम याद करना बस। मनमोहन सिंह जी भी हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे, और ये पूछा गया एग्जाम में कि कौन से थे, 15वें नंबर के गवर्नर थे, और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गवर्नर भी रहे हो, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। 16वें गवर्नर सबसे कम समय तक रहे हैं, पर पिछले वाला नहीं हुआ है भाई, अभी लिखवाऊंगा मैं, अभी बात कर रहा हूं आपसे, समझो। अभी शॉर्टेस्ट टेन्योर यानी करीब 20-21 दिन तक गवर्नर रहे हैं वो है अमिताभ घोष, 1985 में। फिर नए गवर्नर आ गए थे, क्योंकि ये डिप्टी गवर्नर से प्रमोट हुए थे गवर्नर, तो इनको कुछ दिनों बाद नॉर्मली हटा, एक्टिंग थी एक तरह से। 24वें गवर्नर जो थे वो आपके पास रहे थे कौन? उर्जित पटेल, 2016 से 18 तक। उसके बाद जो गवर्नर बने, याद रखना, वो गवर्नर कौन थे? वो थे शक्ति कांता दास, और ये रहे 2024, 18 से 2024 तक के लिए। लेकिन अब आप जानते हैं यहां एक नाम आपको और ऐड करने की जरूरत है, और वो ऐड करना होगा आपको आरबीआई के जो बिल्कुल लेटेस्ट में 26 में। वैसे आपको याद रखना है, कोई भी महिला आज तक आरबीआई में गवर्नर नहीं बनी है। डिप्टी गवर्नर महिला बनी है, महिला डिप्टी गवर्नर बनी है, लेकिन कोई भी गवर्नर जो है वो आपके पास महिला नहीं बनी है। 2 बातें याद रखनी है। तो यहां पर 4 लोग अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं, लेकिन जब मुझसे पूछेगा आरबीआई के 26 गवर्नर, तब मैं कहूंगा संजय मल्होत्रा, जो 2024 में 3 वर्ष के लिए चुने गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 3 साल कार्यकाल होगा, अभी वो 3 वर्ष के लिए चुने गए हैं, लेकिन उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अभी 2024 से ये ऑनवर्ड से, या फिर ये कहिए 2024 में बने हैं, और पूछे तो ये रखना फॉर 3 इयर्स। कितने वर्ष के लिए चुने गए? फिलहाल फिलहाल ये 3 वर्ष के लिए चुने गए हैं। संजय मल्होत्रा है इनका नाम। क्लियर है बात यहां तक? चलो पहले इसे पिछली वाली स्लाइड को डन करना, फिर ये वाली स्लाइड करना। तो पहले आप इसे डन करिए और कमेंट करिए मुझे। सर क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्या आज? बिल्कुल मेरे दोस्त, कराऊंगा मेरे भाई, मैंने आपको कहा ना। पहले पढ़ लो फिर कर लो, या बीच में कर लो, अगर आपको चाहिए तो मैं तो फाइल लेकर रखता हूं आपके लिए। पहले इसे डन करो एक बार, फिर बताता हूं। इसे डन करो। क्वालिफिकेशन के बारे में, टेन्योर के बारे में, कौन अपॉइंट करेगा, ये याद रखना जरूरी है। और टोटल 21 लोग होते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं सर अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है? अब देखिए ये अगली स्लाइड थी हमारी, पहले इसको भी डन कर लीजिए। डन 4 का कमेंट, महिला कोई गवर्नर नहीं बनी है। हाँ, डिप्टी गवर्नर महिलाएं बन चुकी है, केजे उडेशी ऐसी पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी थी, वो भी 2003 में, डेट भी लिख सकते हो, 2003 में बनी थी वो।
चलिए भाई, एक बार यस का कमेंट कर दे, डन का कमेंट कर दे कि बात क्लियर है, कि बिल्कुल फैक्ट, एक एक फैक्ट क्लियर है। अभी संजय मल्होत्रा बन चुके हैं आरबीआई में लेटेस्ट गवर्नर 26। अब देखो एक बात और समझना, एक बात इसके फंक्शन को लेकर आती है, फिर मैं आपको देखो क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मैं आपके लिए सवाल लेकर ही आया हूं इसीलिए कि क्या क्या काम है आरबीआई के, क्या नहीं है, कौन से फंक्शंस करता है नहीं। जैसे कि देखो ये सवाल आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, वर्ष में पारित हुआ है, स्थापना नहीं पूछी है इसने, अधिनियम पारित होना पूछा है, तो क्या जवाब दोगे? 1934 में पारित हुआ, स्थापना 35 में। आरबीआई के गवर्नर का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये पूछा गया है। गवर्नर पहले तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर दूसरे सर जेम्स टेलर भी थे दूसरे नंबर के, पर पहले भारतीय का नाम सीडी देशमुख था। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये सब एग्जाम में पूछे गए सवाल है आपके, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी टिपिकल हो, आसान हो, पॉइंट एक ही होता है। अगर आप उस पॉइंट को ध्यान से कर लोगे तो काम बन जाएगा। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। बात क्लियर होनी चाहिए। ऐसे और भी सवाल है, अभी तो आपने 3 सवाल किए, होपफुली समझ में आ गए होंगे। मैं बात जो कर रहा था वो है आरबीआई क्या क्या काम करता है। देखो मैं आपको समझाता हूं, आरबीआई के बहुत सारे काम है, कोई एक काम नहीं आरबीआई के अंदर कि ये काम करता है आरबीआई, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूं, एक एक करके समझना। जैसे अगर ये कहा जाए कि आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक है, तो आप क्या कहोगे, ये बात सही है या गलत है? तो आरबीआई को हम ये कहते हैं बैंकर्स बैंक, यानी आरबीआई क्या है, आरबीआई बैंकों का बैंक है। जितने बैंक है उन सबका बैंक, क्योंकि सारे बैंक अपने जमा आरबीआई में करेंगे, सारे बैंक लोन आरबीआई से लेंगे, तो बैंकर बैंक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पर एक और बात याद रखना, क्योंकि इसके काम बहुत सारे हैं आरबीआई में, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आरबीआई जो है उसे हम कहते हैं बैंक इज बैंक ऑफ गवर्नमेंट, कि ये सरकार का बैंक है। तो सरकार जो है हमारी केंद्र और राज्य है, तो ये बात भी सही है कि आरबीआई जो है वो सरकार का बैंक भी है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली तो हम नहीं डील कर सकते, लेकिन सरकार अपना बैंक खाता आरबीआई के पास ही ओपन करती है। अगर मैं कहूं आरबीआई जो है वो एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट है, तो आरबीआई जो है इज एजेंट ऑफ गवर्नर, तो ये भी गवर्नमेंट, माफ कीजिए, तो सरकार का एजेंट है आरबीआई। तो ये बात सही है, याद रखना, सरकार का एजेंट भी है आरबीआई। क्यों सरकार का एजेंट हम कह रहे हैं इसे? क्योंकि याद रखो जो भी सरकारी सिक्योरिटी होंगी, मैं आपके आगे पढ़ाऊंगा और बताऊंगा भी, जैसे ट्रेजरी बिल होगा वो सरकार का है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो होती सरकार की है, लेकिन उसको खरीदना या बेचना ये काम आरबीआई का होता है। तो आरबीआई जो है वो एजेंट है सरकार का, ये सही है बात। आरबीआई सरकार का एडवाइजर भी है, क्योंकि सरकार को जब भी फाइनेंशियल मैटर्स पे सलाह चाहिए तो सरकार को सलाह देने भी आरबीआई जाएगा, तो सरकार का सलाहकार जो है वो भी आरबीआई है, सरकार का सलाहकार जो है वो भी आरबीआई है, तो आरबीआई का सलाहकार भी है। बात क्लियर होनी चाहिए। देखो आरबीआई जो है वो क्या करता है बेसिकली, ध्यान से सुना मेरी बात। अब देखो जो भी करेंसी बनती है देश में, वो करेंसी बनाना किसका काम है? तो आपको याद रखना, ये बात मैं पढ़ाता भी हूं आगे, आरबीआई इशू करता है करेंसी, जो करेंसी है देश में, जो मुद्रा है। लेकिन याद रखना करेंसी में हम ये बात भी जानते हैं कि 1 रुपए का नोट जो है वो आरबीआई नहीं करता, और जो सिक्के है वो नहीं करता। ये बात हम अलग से क्लास पढ़ते हैं, जो मनी की उसमें बात करते हैं। 1 रुपए का नोट और जो कॉइन्स होते हैं वो आरबीआई नहीं करता। लेकिन उसके अलावा जब भी ये पूछे कि देश में करेंसी कौन इशू करता है, तो हमेशा याद रखो हमारा जवाब होगा कि करेंसी इशू करना भारत में आरबीआई का काम है। तो आरबीआई मुद्रा जारी करता है, तो ये जारी करना भी किसका काम है? आरबीआई का। लेकिन याद रखना 1 रुपए का नोट व सभी सिक्के, क्योंकि सिक्के में चाहे कोई सा भी हो, सभी सिक्के छोड़कर सिक्का कोई सा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आरबीआई को मैंने कहा था पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड वाला, जिसमें बैंक वगैरह आते हैं। अब अनऑर्गेनाइज नहीं आता, इनफॉर्मल तरीके से हो तो नहीं आता, तो पूरा का पूरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर चलाता है। आरबीआई के बारे में हम कहेंगे आरबीआई इज सेंट्रल एंड एपेक्स बैंक। अगर पूछता है कि देश का सेंट्रल और एपेक्स बैंक कौन सा है, तो भी आपका जवाब है कि आरबीआई देश का केंद्रीय और सर्वोच्च, केंद्रीय मतलब सारे बैंकों के चलाने वाला, और सर्वोच्च सबसे बड़ा होता है, तो आरबीआई देश का केंद्रीय और सर्वोच्च बैंक है। केंद्रीय बैंक पूछे, सर्वोच्च बैंक पूछे, तो भी जवाब आपका आरबीआई होगा। ठीक है, अच्छा आरबीआई इसके अलावा देखो कई सारी रिपोर्ट भी बनाता है। देखो आरबीआई मुख्य तौर पर 2 रिपोर्ट बनाता है, जिसमें एक रिपोर्ट है करेंसी एंड फाइनेंस नाम की। अगर पूछे कि ये रिपोर्ट हर साल आती है करेंसी एंड फाइनेंस नाम की, कौन बनाता है, तो मेरे दोस्त याद रखना करेंसी और फाइनेंस नाम की जो रिपोर्ट है, हिंदी में और इंग्लिश में, ये रिपोर्ट आरबीआई बनाता है। और एक रिपोर्ट है ट्रेंड ऑफ बैंकिंग प्रोग्रेस इन इंडिया, कि भारत में बैंकिंग कितना प्रोग्रेस कर रही है, इसकी रिपोर्ट आती है ट्रेंड ऑफ बैंकिंग प्रोग्रेस इन इंडिया। अब ये नाम है देखो मेरे दोस्त, इसमें मत करना कि सर हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, भाई ये ना करना अभी, क्योंकि रिपोर्ट्स के नाम है। ये बात याद रखना, आरबीआई द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उनमें 2 मुख्य रिपोर्ट है, तो आरबीआई रिपोर्ट भी जारी करता है,
और उसमें करेंसी एंड फाइनेंस भी है एंड ट्रेंड ऑफ बैंकिंग प्रोग्रेस इन इंडिया नाम की रिपोर्ट भी आती है। पहले आप इसको डन करिए। अच्छा, इसके बाद देखिए, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी एक टॉपिक है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। वो काम भी किसका है? आरबीआई का है। मनी सप्लाई, देश में कितना पैसा हो इसको कंट्रोल करना, महंगाई कंट्रोल करना किसका काम? आरबीआई का काम है। देश में जो भी विदेशी पैसा है, डॉलर वगैरह, करेंसीज है सारी, वो सब आरबीआई, मतलब बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको लगभग 20 पॉइंट दे दूंगा। मैं कह रहा हूं कहीं से पढ़ लेना, गूगल पे भी ढूंढ लेना, शायद 20 के 20 एक बार में एक साथ तो नहीं मिलेंगे, अलग अलग जगह जरूर मिल जाए, चाहे तो इसे डन करके कमेंट करिए। ठीक है, शुभम, और क्या नाम है भाई? चलिए, तो देखो भाई, यहां पर बात याद रखनी, सारी इंफॉर्मेशन है, क्लियर होनी चाहिए। डन का कमेंट कर दोगे भाई? सर महंगाई भी पढ़ाएंगे क्या? भाई बिल्कुल पढ़ाएंगे, महंगाई तो जरूरी है। इकोनॉमिक्स क्या तो कोर सब्जेक्ट महंगाई है। ठीक है, चलिए, अब देखो हम बात कर रहे हैं ये जारी। अच्छा, इसके बाद समझना, बिल्कुल आराम से समझना, मैं लिखवा रहा हूं आराम से, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा उसके बाद। जैसे ये है, आरबीआई बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटरी, मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये बात ठीक है बिल्कुल। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेट करना, चलाना, नियम बनाना इसका काम है। एक मनी मार्केट होती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा शेयर बाजार, तो प्लीज, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ना, अब कहीं ना कहीं से शुरुआत करोगे तो एंड होते होते वक्त लगेगा। एक होती है मनी मार्केट, उसको चलाने वाला आरबीआई होता है। शेयर बाजार को नहीं चलाता है, लेकिन मनी मार्केट जो ट्रेजरी बिल पढ़ाऊंगा, तो प्लीज वेट करेंगे, उसके लिए टेंशन ना ले अभी। विदेशी भंडार जितना भी होगा देश में, वो किसके पास होगा? देश में जितना भी विदेशी भंडार होगा, वो सारा का सारा किसके पास रखा जाएगा? आरबीआई के। मनी सप्लाई यानी क्रेडिट कंट्रोल करना, महंगाई, क्रेडिट भाई, मनी सप्लाई ज्यादा होगी कम होगी उसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की। महंगाई कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की। इसे भी नोट करना है आपको, ये वाला डन है ना भाई सभी का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये वाला पॉइंट लिखते हैं। एक एक बात कवर होनी चाहिए, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि जब वो क्वेश्चन बनाएगा ना, उसमें आपको कंफ्यूज करेगा, उस कंफ्यूजन से आपको बचना है अगर, तो उसके लिए अच्छे से ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बात क्लियर होनी चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब देखिए भाई, देखिए हमें करना यह है, हमारी इंपॉर्टेंट बात यह है सर, कि जब इनके बारे में बात की जाती है, जैसे अब अगली बात आती है कि मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर करना, यह काम आरबीआई का। नया बैंक बनेगा तो उसको लाइसेंस देना, या पुराना बनेगा तो उसका रद्द करना हो, अगर, वो भी आरबीआई का काम है, ध्यान रखना। कोई नया बैंक बने तो उसको लाइसेंस देना, और अगर कोई पुराना सही काम ना कर रहा हो, उसके लाइसेंस को रद्द करना भी आरबीआई का काम है। कभी कभी सरकार को जरूरत, आगे पढ़ाऊंगा, टॉपिक है हमारा पूरा। आरबीआई जो है सरकार को उधार देती है, सरकार को जिस ब्याज पर देती है उसको भी रेपो रेट कहते हैं, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन याद रखना, सरकार को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो भी आरबीआई देगा। आरबीआई सरकार का बैंक है भाई, इसलिए मैंने कहा ना, इतनी सारी बातें जो आपने इससे पहले पढ़ी होंगी, तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो आज परफेक्शन आ जाएगा आपका, आरबीआई क्या है और कितने सारे फंक्शंस करता है। तो आरबीआई नए बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करने का भी काम करता है। आरबीआई जो है वो एजेंट है इंडिया का आईएमएफ में। आईएमएफ एक संगठन है इंटरनेशनली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम से, जैसे वर्ल्ड बैंक होता है, आईएमएफ होता है, इसके दो चार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक्स तरीके से पूछी जाती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस को बताना, लोगों को जागरूक करना, फ्रॉड से बचाना, उनके हितों की रक्षा करना, और आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। ये सब लिखना है आपको। देखो ये मैं बताता हूं क्यों कहते हैं, पहले इसको समझना कि सर वेज एंड मीन एडवांस, मतलब ये वो बात हो गई जब जब हमारी सरकार को, केंद्र या राज्य सरकार को पैसे की जरूरत होगी तो वो उधार देगा आरबीआई, इसे वेज एंड मीन एडवांस कहते हैं। क्लियर है बात? एक आखिरी बात और है, फिर प्रैक्टिस करेंगे भाई। एक लास्ट बात और है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे भाई उसमें? फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इस बात की कि जनरली तौर पर जो हमारे पास है उसमें ये देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे, तो इसमें पहले याद रखना, आईएमएफ जो अंतरराष्ट्रीय संगठन वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका में हेड ऑफिस है, तो उसका जो एजेंट है वो आरबीआई ही होता है, भारत की तरफ से नहीं, वो रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंशियल अवेयर करना, देखो टीवी पे एडवर्टाइज आते हैं बहुत सारे, आप देखा होगा कि फ्रॉड से बचना है आपको, कोई इस तरह के आपको ऑफर दे तो नहीं लेना है, क्योंकि आप एक समझदार हैं, जागरूक हैं, ये सब आरबीआई करता है। क्योंकि कस्टमर का ध्यान रखना आरबीआई की जिम्मेदारी। अच्छा, एक आखिरी बात, बड़ी जबरदस्त, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया एग्जाम में। आई थिंक आज की क्लास का राष्ट्रीयकरण, सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। होता क्या है कि जनरली तौर पर जो बैंक है, जब वो क्राइसिस में आते हैं, जब वो संकट में आते हैं ना बैंक, तो बैंक क्राइसिस में आने पर, संकट में आने पर, उनको जो
उनकी जो इश्यूज हैं उनको ओवरकम करना, ये जिम्मेदारी जिसकी है वो आरबीआई है। तो आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहलाता है, यानी बैंक के उस संकट को दूर करता है, ये इस तरीके से। चलिए, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। मैं अगले 5 मिनट में आपको सवाल और कराता हूं। आज इतना ही रखेंगे, आज की क्लास में इतना ही होगा भाई। अभी देखिए जरा ध्यान से, एक एक करके समझाइए, बताइएगा मुझे राइट आंसर इसका क्या होगा। जैसे यही सवाल है, चलो पहला सवाल यही ले लिया, देखते हैं। अंतिम उपाय का ऋणदाता क्यों कहा, इसे बताओ। किस वजह से कहा है आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किस लिए कहा है? तो आप कहोगे ऐसा कहा गया है क्योंकि ये बैंकों के क्राइसिस को, बैंकों के संकट को दूर करने में हेल्प करता है, उनको पैसा देता है। कौन सा ऐसा काम है जो आरबीआई नहीं करता, ये पूछा गया है। आरबीआई जिस काम को नहीं करता, तो याद रखें, आरबीआई जिस काम को नहीं करता वो है देश के बड़े कारोबार। देखो मैंने कहा छोटा या बड़ा कारोबारी कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, वो आरबीआई से डायरेक्टली लेन देन डील नहीं कर सकता। देश की सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी कौन सी है? देश की सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो कौन सी है? जब हम बात करते हैं देश की सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी के बारे में, तब एक्चुअल में हम बात किसके लिए कर रहे होते? तब हम बात आरबीआई की कर रहे होते। मनी के मामलों की सबसे बड़ी अथॉरिटी तो यही है। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये पेम नहीं पाम है भाई, पीएलएम, पाम। प्रतीक चिन्ह क्या है? जिसे ताड़ बोलते हैं, पेम की वजह से हो गया ना, ताड़ आ जाएगा हिंदी में। तो लॉयन एंड पाम ट्री, जेगुआर एंड पाम ट्री, टाइगर एंड पाम ट्री, पैंथर और पाम ट्री। तो मैंने बताया टाइगर एंड पाम ट्री, ये आरबीआई का एम्बलम, प्रतीक चिन्ह है। ऋण के औपचारिक यानी ऑफिशियल ऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्म यानी फॉर्मल तरीके से जो लोन दिए जाते हैं बैंकों से, फाइनेंस कंपनियों के द्वारा, वो सारे निगरानी कौन करेगा? सबकी निगरानी करने वाला, देख लो ध्यान से, आरबीआई होगा। औपचारिक तौर पर अब मान लीजिए दो लोग आपस में उधार दे रहे हैं, जमींदार साहूकार, अमीर व्यक्ति गांव का, वो नहीं कर पाएगा ना आरबीआई। अंतिम उपाय, ये सवाल ऑलरेडी हो चुका कि कारण भी बता दिया, पर तो पता ही हो गया मुझे। तो ये काम आरबीआई के लिए आता है सर, ये बात आरबीआई के लिए आती है। तो भारत में कितना ऋण देना है, उसको कंट्रोल करना कितना है, यानी कितना उधार दिया जाए, क्योंकि महंगाई उसी से चलती है। ऋण कितना सर्जन करना है, क्रेडिट कितना क्रिएट करना है, इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? आरबीआई के। जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है भाई एक एक बात। विदेशी मुद्रा भंडार जो रखा जाता है, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, गोल्ड, ये सारा विदेशी भंडार है जो, ये किसके पास, किसकी कस्टडी में, कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो याद रखो वो प्रोटेक्शन आरबीआई करेगा। कौन सा ऐसा काम है जो आरबीआई करता है? प्रोवाइडिंग लोन टू फार्मर, ये तो नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट नहीं, बैंक संस्था कोई भी नहीं चले। आरबीआई जो है बैंक से या सरकार से। हाँ, कंट्रोल करना, क्रिएट करना, कंट्रोल करना, कितना क्रेडिट होगा, यानी कितना मनी सप्लाई क्रिएट होगी, इसे कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, वो किसकी है? वो आरबीआई की होगी। ये है हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको एक एक बात पूरे डिटेल से, पूरी इंफॉर्मेशन जो दी है। देखो आप जानते हो ना, मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं, क्लास का एंड नहीं होता ना जब तक। अभी तो क्लास का एंड होता है तो ज्यादातर सवाल पॉइंट क्लियर होते हैं, अभी कुछ बातें रह जाती हैं। जैसे आज की क्लास में रहेगी मनी मार्केट क्या है सर, ये नहीं अभी आप बात पूरी हो पाई हमारी। मनी को लेकर अभी बात जैसे थोड़ी इसमें रह गई है, शेयर मनी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को। अब क्या होगा, जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा, अब इन सवालों के जवाब आपको अलग अलग चैप्टर में मिलेंगे, महंगाई के विषय में अलग चैप्टर में मिलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना भाई, सब्र करो, पेशेंस रखो, एफर्ट्स करोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, फिर कुछ नया करते हैं।